आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है जलसा लाहौर, क्या ऑपोजिशन बाजी पलटने जा रही है? बिलियन ट्री मंसूबा, हुकूमती सफों में सुनामी, बीबीसी से इसहाक डार की हार्ट टॉक और फिर गैस की किल्लत, आवाम ठिठुरती सर्दी में सड़कों पर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सीनियर लीगी रहनुमा साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू के खूब चर्चे हो रहे हैं। बीबीसी के प्रोग्राम हार्ट टॉक के एंकर स्टीफन सैकर के तुंदो तेज सवालात के जवाबात इसहाक डार ने प्रोग्राम में दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है, एंकर की तरफ से क्या सवालात किए गए हैं, ये तमाम तर गुफ्तगू आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन मुल्क की सियासी उफक पर पीडीएम मुल्तान जलसे के बाद पीडीएम की तोपों का रुख इस वक्त लाहौर की जानिब दिखाई दे रहा है और लाहौर की तरफ पीडीएम के कारकुनान और पीडीएम के कायदीन ने यूं लगता है कि रख्ते सफर बांधा हुआ है। लेकिन इससे पेशतर कि आज सियासी उफक पर क्या हो रहा है, इस पर बात की जाए। आज एड्स से बचाव का आलमी दिन है। कोरोना जैसी मुजी मरज से मुल्क इस वक्त निबरदाजमा दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता 4 माह के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हलाकतें 67 हलाकतें आज रिपोर्ट हुई हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 4 लाख से तजावुज कर चुकी है। एक तरफ एड्स से बचाव का आलमी दिन है, मुजी मरज है, कोरोना लाइलाज दिखाई दे रहा है। एक और लाइलाज मरज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे 2 ममालिक के अंदर पाया जा रहा है वो पोलियो वायरस है, जिससे बचाव के लिए और जिसके अगेंस्ट लड़ने के लिए 4 दिन की कैंपेन भी शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि इन तीनों बीमारियों के ऊपर सियासत हो रही है। भले वो बीमारी हो, भले कोई अवामी इशू हो, इसको लेकर अवामी नुमाइंदे सियासत करते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले जब कोरोना की बात होती है तो जो पीडीएम की मूवमेंट चल रही है, इस वक्त पीडीएम के रहनुमा अपोजिशन लीडर्स इस वक्त कोविड-18 को कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक करार दे रहे हैं और कोविड-18 का लफ्ज मंसूब करते हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत से। इसको लेकर मरियम बीबी क्या कहती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमा क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। कोविड-18 जिसका नाम इमरान खान है, वो कोविड-18 जब घर चला जाएगा तो कोविड-19 भी घर चला जाएगा। 2% वाले कोरोना का रिस्क लें और ये 100% मौत का ख़तरा है जिस कोरोना से, हुकूमती कोरोना से, इसके खिलाफ जो है वो पूरी कौम बाहर निकले। अब कोरोना जैसी वबा को हमारे सियासतदान कितना संजीदगी से ले रहे हैं उसकी एक झलक तो आपने देखी है। पोलियो वायरस की बात करते हैं। पोलियो वायरस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और हम एक बड़ी गहरी जंग लड़ रहे हैं, शदीद जंग पोलियो वायरस से लड़ रहे हैं ताकि अपने बच्चों को महफूज बना सके। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां ऑपोजिशन कोविड-18 कहती है हुकूमत को, वहीं फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इस वक्त की ऑपोजिशन को पोलियो वायरस करार दिया। क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। हाँ, हम पोलियो वायरस का मुकाबला करने निकले हैं, वहाँ आज हम पीडीएम वायरस का भी मुकाबला करेंगे। अब सियासत में इस तरह की गुफ्तगू होना ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इस तरह के वायरसेस को सियासी रहनुमाओं के साथ, सियासी जमातों के साथ वाबस्ता करना, मंसूब करना, इसकी रवायत खुद इमरान खान साहब ने डाली थी। उस वक्त जब वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ बतौर ऑपोजिशन लीडर काम कर रहे थे, अपनी कैंपेन्स करते थे और जलसों में किस तरह से डेंगू वायरस पर सियासत करते थे, जरा उसकी एक हल्की सी झलक भी आपके सामने रखता है। मैं डेंगू बरादरान को कहता हूं कि खुदा के वास्ते असासे डिक्लेयर करो मेरे डेंगू भाइयों। प्रोग्राम की इब्तिदा में हमारी दस्तबस्ता गुजारिश है अवामी नुमाइंदों से, मुल्क की सियासतदानों से कि कम अज़ कम वो अमराज जिनका ताल्लुक, यकीनन मरज़ जो है वो कभी किसी गरीब आदमी को या अमीर के दरमियान फ़र्क नहीं करता है। मरज़ ऑपोजिशन और फिर हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के दरमियान फ़र्क नहीं करता है। मरज़ ये नहीं देखता है कि कौन ऑपोजिशन का कायद है और कौन हिज़्ब इक़्तिदार का कायद है, कौन हुकूमत का कायद है, बल्कि किसी को भी हो सकता है। तो खुदा न खास्ता इससे पेशतर कि अवाम को कोरोना वायरस लाहक हो जाए, खुदा ना इसको संजीदगी से लीजिए और अवाम भी तब तक इसको गैर संजीदा लेते रहेंगे जब अवामी नुमाइंदे जब तक इसको संजीदा नहीं लेंगे। वो पोलियो वायरस का मामला हो या फिर एड्स जैसा लाइलाज मरज हो, तो खुदा ना इन अमराज के ऊपर सियासत ना कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह हैं, आज उन्होंने मुल्तान में मुबारकबाद पेश की। यूसुफ रजा गिलानी साहब को बगलगीर हुए, शादियाने भी बजाए जा रहे हैं मुल्तान जलसे की कामयाबी पर।
आज दो अहम रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। एक तो वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यकीनन ये हुकूमती तर्जुमान है जिन्होंने बिलाखिर आकर दिफा करना होता है हुकूमती स्ट्रैटेजीज़ का। और पंजाब में फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब फिरदौस आशिक आवान साहिबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तौजीहात पेश कर रही थी और ये बताने की कोशिश कर रही थी, यूँ लग रहा था जैसे कि गम को मैला करने की कोशिश कर रही हैं, गम दूर करने की, गम गलत करने की कोशिश कर रही हैं कि जो PDM मुल्तान जलसे में हुकूमत को लाहक हुआ है। पहले वो ये बता रही थी कि क्यों जलसे की इजाज़त दी गई है, किस तरह 16 MPO के तहत जो गिरफ्तारियां हुई थी अदालत की तरफ से हुक्म आता है। फिर वो ये कह रही थी, एक इल्ज़ाम भी लगाया उन्होंने JUIFA के ऊपर कि JUIFA ने एक डंडा बरदार फोर्स तैयार की हुई थी और उसी के पेश नज़र क्योंकि तसादुम ना हो जाए हमने जलसे की इजाज़त दी थी। अब वो तजादात भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, ज़रा उसकी एक झलक आप खुद ही मुलाहिजा कीजिए। हुकूमत पंजाब ने वजीर आला पंजाब की वाज़ेह हदायत की बिना पे ये फैसला किया कि हम अपनी प्यारी अपोजिशन को किसी जगह भी रखना नहीं डालेंगे। किसी ने जलसे की इजाजत नहीं दी थी। जो इन्फेक्शियस कंट्रोल डिजीज एक्ट है उसके तहत वो तमाम जो खिलाफ वर्जियां करने वाले अफराद होंगे उन्हें कानून के दायरा कार में लाएंगे। सरपसंदों के खिलाफ 16 MPO के तहत कार्रवाई हुई और कोई ताकत PDM के जलसे को रोकेगी तो इंशाअल्लाह अवाम का सैलाब उन्हें बहा कर ले जाएगा। हमारे प्यारे मौलाना साहब अपने वर्कर्स को उन्होंने डंडे तकसीम किए। अब क्योंकि PDM का अगला रुख जो है वो लाहौर की जानिब होगा, लाहौर जलसा 13 दिसंबर को होने जा रहा है। इसके हवाले से हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो स्ट्रैटेजी भी शिबली फराज साहब ने वाज़े कर दी है। वबा से के लगने का हमें उसकी ज़्यादा फिक्र है। ना हम जलसों से घबराते हैं ना घबराएंगे। अभी लाहौर में भी जो जलसा इनका होने वाला है गो के हम गाहे बगाहे हालात को ऑब्जर्व करते रहेंगे। हमारी जो हिकमत अमली है वो यही है कि हम नहीं रोकेंगे। पाबंदी है जलसे पे कि हम देख लें कि इनकी हैसियत क्या है और अगर इन्होंने किया जाहिर है कि हम उन लीडरान के खिलाफ एक्शन लेंगे। अब हुकूमती हिकमत अमली ये है कि वो जलसे रोकेंगे नहीं, लेकिन एक अहम इल्ज़ाम आज जो फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने JUI से मुताल्लिक आयद किया है और वो ये कह रही है कि एक डंडा बरदार फोर्स तैयार कर रखी थी और वो डंडा बरदार फोर्स को टास्क दिया गया था कि वो पुलिस एहलकारों के ऊपर हमलावर होंगे, तसादुम किसी फजा पैदा करेंगे। JUI इसका बेहतर जवाब दे सकती है। इस वक्त मरकजी सेक्रेटरी जनरल JUIFA मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदरी साहब आपके वक्त के लिए। हज़रत जलसे से एक रोज पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उनका कहना था कि अगर कोई लाठी उठाता है तो जवाबी तौर पर कारकुनान भी लाठी उठाए, अगर कोई पत्थर बरसाता है तो आप भी ईंट का जवाब पत्थर से दें। तो हो सकता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा कर रही हूँ और वो ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इस हवाले से JUIFA ने अपने कारकुनान को तैयार किया हुआ था और वो पूरी तरह से लैस थे, एक डंडा बरदार फोर्स थी। क्या ये बात ठीक है? क्या कोई ऐसी हिकमत अमली डिवाइस की गई थी JUIFA की तरफ से? हर शहरी को जमहूरियत में जहाँ आइन बहाल हो, आइन के अंदर रहते हुए उसे हक पहुंचता है कि वो अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करे। PDM उसी आईनी हक को इस्तेमाल कर रही है, उससे हटकर कोई ऐसी बात नहीं है। हम अगर लाइन ऑर्डर को हाथ में ले ले, कोई लाइन ऑर्डर का मसला पैदा करे, कोई कानून को हाथ में ले ले तो फिर आशिक फिरदौस साहिबा जो है वो हम पे बंदूक चला सकती है, शेलिंग करवा सकती है, लाठियां बरसा सकती है। लेकिन अगर हम पुरअमन है तो फिर हमें बिला वजह अगर तंग किया जाएगा, बिला वजह लाठी चार्ज किया जाएगा, बिला वजह ज़द-ओ-कोफ किया जाएगा तो फिर हमारा जवाब क्या होना चाहिए? तो हजरत क्या ये तासुर दुरुस्त है कि PDM की मूवमेंट अब इंतशार की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि हुकूमत अगर कंटेनर्स लगाती है, पकड़ धकड़ होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि जवाब भी फिर भरपूर मिलेगा। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि अब PDM की जो मूवमेंट है बिलाखिर अब इंतशार की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही? अल्लाह के फजल व करम से अगर कल का जलसा आपने देखा किसी TV चैनल पे तो आपने अंदाजा लगाया होगा कि मुल्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ और ये रद्द अमल था इनके रोकने का। अगर ये हिमाकत न करते तो शायद इतना बड़ा जलसा ना होता। अच्छा, आज इस पर फिरदौस आशिक आवान साहब ने रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि वो जो मरकजी जलसा गाह थी जहां पर हमने इजाजत दे दी थी वहां से ये डाइवर्ट हुए और घंटाघर चौक के अंदर जलसा किया है क्योंकि कारकुनान की तादाद पूरी नहीं थी। ये बकवास करते हैं, वहाँ पानी छोड़ दिया उन्होंने और हमें
जो है लाउड स्पीकर नस्ब करने नहीं दिया। इसी तरह जो भी जरूरी चीजें होती हैं जलसे के लिए उन्होंने हमें उससे रोका और वो स्टेडियम पे कब्जा किया। जब मैं वहां था तो हमारे होते हुए तो उनको जरूरत नहीं हुई, लेकिन रात के 2 बजे जब हम चले गए तो जनाबे वाला इन्होंने आके उस पर ग्राउंड पे कब्जा किया। वो ग्राउंड इससे कई गुना छोटा है जहाँ हमारा जलसा हुआ है, ये उसी कासिम बाग के बगल में ही हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी नफरी थी जो वहाँ नहीं समा सकते थे बिल्कुल भी। तो जहाँ हमारा जलसा हुआ वहाँ हम समझते थे कि स्ट्रीट लाइट्स है तो कम से कम रोशनी हमें यहाँ से मिलेगी, लेकिन उन्होंने वो रोशनी की लाइनें भी काट दी उन्होंने, और जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन अवाम का चूंकि एक सैलाब था, उस सैलाब को वो नहीं रोक सकते। अच्छा हजरत, अब 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे पर ना सिर्फ ऑपोजिशन की नजरें लगी हुई हैं बल्कि हुकूमत की निगाहें भी 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे पर है। और गुज़श्ता रोज भी मरियम बीबी ने भी अपने तकरीर के अंदर कहा, मौलाना ने भी कहा, आखिर 13 दिसंबर को ऐसा क्या होने जा रहा है? लाहौर का जलसा इतना स्पेशल क्यों है? और अगर वहां पर हुकूमत रोकती है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हमने तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, हुकूमत ने हमें रोका, फिर भी हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वहां भी अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो हम अपना आईनी जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब हुकूमत समझती है कि शायद ताकत के बलबूते पर हुकूमत बरकरार रख सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी भूल है। अब वो ये आईनी तौर पर भी ये हुकूमत करने का हक नहीं रखते, क्योंकि पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में अब इनकी अक्सरियत नहीं रही। सरदार अफजल मेंगल के अलहदगी के बाद अब इनके पास अक्सरियत नहीं है। हैदरी साहब, आपके पास जो मौसर आईनी ऑप्शन है वो तो इस्तीफों का ऑप्शन है, तो उसको कब एक्सरसाइज करेंगे? आप क्या समझते हैं मुनासिब वक्त क्या होगा? देखिए, मैंने अर्ज किया कि हमारे पास ये सारे ऑप्शन मौजूद है। जेल भरो तहरीक, लॉन्ग मार्च, इस्तीफों का ऑप्शन, ये सब हमारे पास मौजूद है। तो पार्टी पीडीएम ये सब बैठेंगे और जो भी क़यादत तय करेगी हम इंशाल्लाह कमर बस्ता होके उसको कामयाब बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हैदरी साहब आपके वक्त के लिए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल JUIF मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस तमाम तर माहौल के अंदर हुकूमत कहाँ खड़ी है? क्या हुकूमत पर वाकई कोई प्रेशर है? क्या हुकूमत महसूस कर रही है कि हिकमत अमली वाज़ेह नहीं है, किसी कन्फ्यूजन का शिकार है? और कोरोना वबा से निपटने के लिए इस वक्त हुकूमत ने क्या इकदाम कर रखे हैं? इन तमाम तर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आप मुल्तान जलसे में हुकूमती रेट पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं और एक तासुर ये दिखाई दे रहा है कि हुकूमती रेट नाकाम हो गई और पीडीएम मुल्तान जलसा करने में कामयाब हो गई। देखिए, मेरा ख्याल है जो असल बात है, जो मुझे तकलीफ होती है कि हम लोग अपने आप को कहते हैं हम बहुत ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं, हरकतें हम इस तरह की कर रहे हैं जो बिल्कुल लोगों के ख़िलाफ़ है। आज के दिन में अगर आप देखें तो 543 नए केसेस आए हैं, 45 लोगों की डेथ हुई है पंजाब के अंदर। ये दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स इन पंजाब। आप मुझे बताएं मैं कितनी परेशान होंगी कि हमारे जो हालात हैं अपने अस्पतालों के, वो अल्लाह ताला खैर करे, हम सिचुएशन को संभाल के रखें। यहाँ मुकाबले चल रहे हैं। अब मकसद ये था कि इनिशियली आई थिंक आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दिस ओपिनियन के आपको ज़रूर हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि ये जलसा रोकें। वजह यह है कि फैलाव बढ़ जाएगा। मुल्तान में वैसे इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन तसादुम जो है ना कि भाई कन्फ्रंटेशन इतनी हो जाए कि कल खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो जाए, उससे हमेशा हर इंसान घबराता है। और बतौर हुकूमत हम भी इसलिए परेशान होते हैं, हम नहीं चाहते कोई जानी नुकसान ऐसे किसी तसादुम से हो। इसको कभी भी आप हुकूमत की कमजोरी ना समझिए, ये हुकूमत की कमजोरी नहीं होती, ये हुकूमत के लोगों के लिए कंसर्न होती है। फवाद चौधरी साहब ने पंजाब हुकूमत की स्ट्रैटेजी पर बड़ी खुलकर तनकीद की है, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने हिकमत अमली को अहमकाना करार दे दिया कि सबसे पहले तो आपने रोकने की कोशिश की, उसके बाद जब जलसे का वक्त बहुत करीब आ गया तो तमाम तर कंटेनर्स और सिक्योरिटी हटा दी गई। तो स्ट्रैटेजी के ऊपर भी पंजाब हुकूमत की बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और आज शिबली फराज साहब ने कहा कि लाहौर का जलसा भी हम रोकने नहीं जा रहे हैं, तो अगर जलसा नहीं रोकेंगे तो फिर ये दो धारी तलवार
है, एक तरफ तसादुम का खतरा है हुकूमत को, दूसरी तरफ कोरोना से, जैसे कि आप फरमा रही हैं, कोरोना से लोग जान की बाजी हार जाएंगे। तो लेकिन देखिए, फिर इसका मतलब है कि कम से कम अब तो हम, अगर हम रोकेंगे नहीं उनको, तो फिर जिम्मेवारी तो ज़रूर ले लेना, अपना जो अपोजिशन वाले हैं जिम्मेवारी तो ले लेना फैलाने की, फिर हम पे तो ना डालें ना। मकसद ये है, हम तो नहीं तसादुम चाहते, हम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे के ऊपर डंडे बरसाएं। वी डोंट वांट दैट, वी ऑलवेज बिलीव्ड इन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस। और हम कहते हैं कि आपका जमहूरी हक है, मैं आई एम वन ऑफ दिस पर्सन जिसने पहले दिन से कहा कि आपका जमहूरी हक है, आपका हक बनता है। गुजरांवाले के जलसे के अंदर मैंने अपने बंदों के साथ 50,000 मास्क भेजे और उसके अलावा मैंने सैनिटाइजर्स भेजे। मजाल है किसी ने हमसे मास्क लिया हो, बंदे मेरे वहाँ बैठे हुए थे सिर्फ इसलिए। तो अगर मैं रोकना चाहती तो मैं ये काम तो ना करती, उधर भी मैं तरले करती रही कि भाई आप मेहरबानी करके मास्क पहन लो। डॉक्टर साहब, लेकिन अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एंड ब्लेम गेम, क्योंकि ऑपोजिशन हुकूमत पर डालती रहेगी कि हुकूमत कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, जैसे मरियम बीबी ने कल कहा। और आप देखिए हम कैसे छुप रहे हैं, आप बताइए। हम कोरोना के पीछे छुप रहे हैं, बीमारियों के पीछे तो ये छुपते हैं। अगर छुपने वाली ही बात है तो बीमारी के पीछे तो ये छुप रहे हैं, हम कहाँ से छुप रहे हैं। इस वक्त नवाज शरीफ साहब वलायत में जो बैठे हुए हैं वो बीमारी के पीछे छुप के बैठे हुए हैं। इसहाक डार साहब बीमारी के पीछे छुप के बैठे हुए हैं कि नहीं मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं आ नहीं सकता। भाई हमने तो कभी बीमारियों के पीछे छुपा हुआ काम नहीं किया, ना हम छुपे हैं बीमारियों के पीछे। हम तो अवाम की बात कर रहे हैं। एक वबा है जिसने सारी दुनिया में फैल रही है। ये थोड़ी है कि पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है जिसमें ये वबा नहीं है। ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि जिस तरह की इंतहा इस वक्त ईरान में और इंडिया में हुई है, वो हालात अभी पाकिस्तान में नहीं है। हम चाह रहे हैं कि वही हालात रहे, ये ना हो कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएं कि कल लॉकडाउन करना पड़े। आपको भी पता और हमें भी पता है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। और जो फिगर्स आप कितना बड़ा नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, जो फिगर्स आप कोट कर रही हैं बड़े अलार्मिंग है। और जैसे कि आज मोर्टेलिटी रेट के हवाले से सब रिकॉर्ड नंबर जो है वो देखा जा रहा है, तो लाहौर इज गोइंग टू बी द एपिसेंटर अगेन। जैसे फर्स्ट वेव के अंदर आपने कहा था कि लाहौर एपिसेंटर है पंजाब के अंदर, और लाहौर ही जो है अगला पड़ाव भी है पीडीएम का। अभी भी है। लाहौर इज स्टिल द वन विद हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस कमिंग इन। लाहौर में हमेशा ज़्यादा केसेस आएंगे, बड़ा शहर है, कंजेस्टेड शहर है। बाकी शहरों के मुकाबले में आधा यानी पूरे पंजाब में जितने केसेस होते हैं उसके आधे केसेस जो हैं वो सिर्फ लाहौर में होते हैं। लेकिन मुझे तो बड़ा ही अफसोस होता है, बात आप करें किसी और चीज़ की, जिक्र आप किसी और चीज़ का करें, हमदर्दी आप आवाम से करें, आपको फ़िक्र सारी आवाम की पड़ी हुई है, फैलाव आप वबा रहे हैं और फिर कहते हैं कि जी हम हुकूमत के सामने हुकूमत को डरा रहे हैं। अब बताइए, हुकूमतें इन चीज़ों से अगर डरने वाली होती तो मेरा ख्याल है इन्होंने तो शायद अभी नई इनकी ट्रेनिंग हो रही है जलसों के अंदर। हमने तो बड़े जलसे किए, आपको याद ही होगा कि बहुत सारे जलसे किए। एंड ऑफ द डे मकसद ये है कि प्रोटेस्ट हर बंदे का हक है, आप ज़रूर प्रोटेस्ट करिए। और मैं बार बार इनको ये कह रही हूँ कि आपके एहतजाज पे मुझे तो बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं, मैं तो बिलीव करती हूँ कि एहतजाज करना चाहिए। अगर आपकी मर्जी की बात बिल्कुल दुरुस्त फरमानी। और ये सवाल हम ऑपोजिशन के सामने भी रखते हैं डॉक्टर साहब कि जलसे, जुलूस, रैलियां, धरने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं और धरनों और जलसों से तो हुकूमतें नहीं जाया करती हैं। ये सवाल हम उनके सामने रखते हैं। लेकिन यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या हुकूमत दबाव महसूस कर रही है कि जब कंटेनर्स, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, खारदार तारें होती हैं और खुसूसन ऑपोजिशन के पास इस वक्त। जी डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपको बात बताऊँ, मेरा ख्याल है जितना मेरा जलसे जलूसों का एक्सपीरियंस है शायद ही किसी इस वक्त, मैंने तो 1966 के अंदर पहला जलूस निकाला था। उस वक्त उम्र मेरी 16 साल थी, ताशकंद डिक्लेरेशन की वजह से, अयूब खान के ज़माने में। आई स्टार्टेड देन। मकसद ये है इस वक्त किस जवाज़ पे आप जलसे जलूस कर रहे हैं, अपनी बका के लिए, अपने वालिद को बचाने के लिए, अपने घर वालों को बचाने के लिए, या वाकई आवाम के लिए कर रहे हैं। अगर आप आवाम के लिए कर रहे हैं तो फिर इस वक्त तो आवाम एक्सपोज्ड है कोविड से। आप अपने अब्बा के लिए कर रहे हैं तो फिर तो मैं समझती हूँ वाकई बड़ी मजबूरी हुई है, क्योंकि अब्बू वहाँ से आना नहीं चाहते। ये इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त मुझे मेरे अंदाजे में अपोजिशन को तकलीफ बड़ी है कि किस तरीके से हमने कोविड को कंट्रोल किया। असल मसला तो ये है। अब वो कहते हैं अगर नहीं फैल रहा तो इसे फैला दइए। मतलब मैं हैरान हूँ
कि सारी दुनिया तारीफ कर रही है पाकिस्तान की कि हमने पाकिस्तान के अंदर हालात को कंट्रोल किया हुआ है, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से रोज़गार भी चल रही है, रोज़े माश भी चल रहा है, उसके बावजूद आपने तहिया और कसम खाई हुई है कि नहीं, हम हालात ख़राब करके ही रहेंगे ताकि किसी तरीके से, शायद यही वजह हो जिससे हुकूमत फेल हो सके। अभी तो हुकूमत पास हो चुकी है। डॉक्टर साहब, अगर ऑपोजिशन के जहन में कोई ऐसी बात है तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक बात होगी, और मुझे हमदर्दी आपसे इसलिए हो रही है कि आपके पास जो है वो हेल्थ का पोर्टफोलियो है, और अल्टीमेटली जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर अगर प्रेशर आएगा तो आप ट्रबल में होंगी डॉक्टर साहब। तो मैं तो पिछले 9 महीने से ट्रबल में हूँ। आपको कोई ऐसा दिन लगा जहाँ मेरी कोई परेशानी कम हुई हो? क्योंकि अगर मेरी परेशानी कम हुई भी होती तो मैं कभी बार बार आके आपके प्रोग्रामों में ये ना कहती कि कोविड कहीं गया नहीं है। आपने ये लफ्ज़ तो मैंने सुने होंगे ना कि कोविड नहीं गया कहीं। अगर कम हो गए हैं केसेस तो मेहरबानी करके SOPs मेंटेन करें, वरना ये दोबारा बढ़ सकता है। वही वाली बात हुई, दैट इज़ हैपेंड अगेन। और मैं आपको बताऊँ, जो कराची और हैदराबाद के अंदर हालात ख़राब हुए, it is because of the stance which has been taken by मुराद अली शाह। मुराद अली शाह साहब जब वन सोच के साथ फोकस थे कि मैंने कंट्रोल करना है, तो सिचुएशन बहुत बेहतर थी कराची की। आज वो बेचारे परेशान हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि जी बंद करो और एक तरफ कहते हैं जलसे करो। तो लोग फिर पूछते हैं कि किस पे यकीन करें, जलसा करना है या बंद करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, यही कंफ्यूजन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यही कंफ्यूजन का शिकार पंजाब हुकूमत दिखाई दे रही है। कभी वो सोचते हैं कि जलसे को रोका जाए, कभी कहते हैं नहीं, इजाजत दे देनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अब उसके बाद पंजाब हुकूमत भी कंफ्यूज्ड है? नहीं, देखिए, मैं तो अपनी तरफ से खुली इजाज़त देना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगी जी मेहरबानी कर करें आप जलसे। एक दफ़ा आप बदला ले लें इस कौम से, क्योंकि आपने तहिया किया हुआ है, क्योंकि अब नून लीग की तो कहीं हुकूमत है ही नहीं, तो वो तो बदला लेने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो उनके पहले अब्बा जान यहाँ से रोते चले गए कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, तो उसी वजह से वो बदला इस वक्त उतारने की कोशिश में लगी हुई है। अब रहा जहाँ तक अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब का, वो मौलाना साहब की तो आपको पता है सर्वाइवल का मसला बन रहा है। वो बेचारे कहीं हैं ही नहीं, तो अगर वो ये शोर वोर ना मचाएं, शोर गुल ना मचाएं, तो कौन सुनेगा उनकी बात? तो उन्होंने भी अपनी अहमियत बढ़ानी है। तो ये ज़ाती बका की जब जंग होती है तो तब आप थोड़ी ये आम प्यादों वगैरह के बारे में सोचते हैं, आम लोगों के बारे में सोचते हैं, आम कौम के बारे में सोचते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सूबाई वज़ीर साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बिलियन ट्री मनसूबे की बात करेंगे। बिलियन ट्री सोनाबी मनसूबा वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का फ्लैगशिप मनसूबा है, लेकिन ये बिलियन ट्री सोनाबी मनसूबे से हुकूमती सफ़ों के अंदर खलबली क्यों है, इस मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इस मंसूबे का आगाज खैबर पख्तूनख्वा से किया गया और हुकूमत का दावा है कि 2013 से 2018 के असना में खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए गए। और कितने लोगों ने मिलकर 1 अरब दरख्त लगाए गए, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के वज़रा के मुतज़ाद दावे भी सामने आते रहे। खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर कितना फ़ख्र महसूस करते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। दरख्त उगाए हैं, ये आप देख सकते हैं और ये मॉनिटर लोग कर सकते हैं और इससे इंशाल्लाह इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल देंगे। बिलियन ट्री सुनामी हमारे आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट है। ये जो टारगेट था उसको अचीव नीचे होने के बजाय 1 अरब 20 करोड़ जो दरख्त है वो टारगेट से ऊपर हमने अचीव किया है। 5-6 हज़ार डॉग और पूरे डिपार्टमेंट ने 1 बिलियन दरख्त लगाए, ये बहुत बड़ा कारनामा है। हुकूमत बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर फख्र महसूस करती है, वहीं ये मंसूबा तनकीद की जद में भी है। अपोजिशन लीडरान बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर तनकीद करते रहे हैं। इसमें करप्शन के हवाले से खबरें सामने आती रही हैं, नैब की तहकीकात से मुताल्लिक इस्तफसार भी किया जाता रहा है, लेकिन आज खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे से मुताल्लिक सख्त सवालात उठाए हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे से मुताल्लिक आज खुद नोटिस लेते हुए क्या कहा है, जरा उसके मंदरजात आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में दरियाओं और नहरों के किनारे शजरकारी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि माजरत के साथ KPK के महकमा जंगलात का सारा अमला चोर है। नथिया गली, मालम जब्बा और मरी समेत कहीं दरख्त नहीं है। KP का बिलियन ट्री सुनामी कहाँ है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया बड़ी मगरूर है। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए हैं? सारे दरख्त बनी गाला में लगाए होंगे। इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने
कंसर्न्स का इजहार किया है बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे से मुतालिक। ये दरख्त कहाँ लगाए गए हैं, कैसे लिए गए हैं, और ख़ासकर इसके जो मॉनेटरी टर्म्स हैं, जो फाइनेंशियल मामलात हैं, इस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सवालात उठाए हैं। वो सवालात क्या हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मंसूबे पर अब तक कितने फंड्स खर्च हुए और फंड्स खर्च होने का जवाब भी रिकॉर्ड के साथ पेश किया जाए, कितने दरख्त कहाँ लगे हैं, तमाम तर तफसीलात तस्वीर समेत फराहम की जाएँ। अब ये वो तमाम तर तफसीलात हैं जो फराहम करने के लिए वफाकी हुकूमत को कहा गया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो रिमार्क्स हैं इस हवाले से, वो यकीनन उनके कंसर्न्स अपनी जगह पर बजाय हैं। कैसे हुकूमत अदालत को मुतमईन कर पाएगी, इन तमाम तर सवालात का जवाब लेकर इस पर बात करेंगे। इस वक्त एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन असलम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब आपके वक्त के लिए। बिलियन ट्री सुनामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और आज इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरे आपसे बड़े ही सादा से सवाल है। मेरा पहला सादा सवाल मलिक अमीन असलम साहब आपसे ये है कि ये जो बिलियन ट्रीज हैं ये किस मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट टेक प्राइड इन इट कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा काम किया है और उसकी अहमियत पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बड़ा जोर देते हैं। तो ये जो बिलियन ट्रीज लगे हैं ये एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज किस मकाम पर आपने इम्प्लांट किए सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो 10 बिलियन ट्री का हमारा प्रोजेक्ट है इसके 7 कंपोनेंट्स हैं और जो 7 एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, 4 प्रोविंसेस और उसके अलावा GB, AJK और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये तमाम पाकिस्तान के अंदर ये हर जगह पे लगाए जा रहे हैं। और ये बिलियन ट्री का जो प्रोजेक्ट है इसका एक अपना वेबसाइट है। उस वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएं तो आपको एक एक जगह का बताया जाएगा। आप किसी भी उस वेबसाइट के अंदर KP के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जाकर उस पर क्लिक करें तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन देहात का आ जाता है। फिर उस देहात पे क्लिक करें तो उसमें बताया जाता है कि इस देहात में इस जगह पे इतने पौधे लगाए गए हैं और ये टाइप ऑफ पौधे हैं और इनका ये सर्वाइवल रेट है। इसी तरह इसको फिर हमने सपार्को से भी इसकी हमने करवाई थी थर्ड पार्टी ऑडिट और उसके साथ साथ WWF से भी इसका परफॉर्मेंस ऑडिट करवाया था। और ये तमाम चीज़ें फैक्ट के ऊपर हमारी उसके ऊपर मौजूद हैं वेबसाइट के ऊपर। जो आप ये कहते हैं कि 5 साल में 2013 से 2018 में आपने 5 साल के अंदर 1 अरब पौधे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगा दिए हैं और आप ये कह रहे हैं कि स्पार्को की सैटेलाइट इमेजेस जो है इस हवाले से मौजूद हैं। मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है सर, 1 अरब पौधे आए कहां से हैं? पाकिस्तान के अंदर 1 अरब पौधे कौन सी नर्सरी देती है सर? जी बिल्कुल, उसको प्रिजर्व करना नहीं, खाली उसको प्रिजर्व करके उसको वहाँ एक ऐसा मॉडल बनाया गया जिसमें कम्युनिटीज़ को हमने वो 5-5 हज़ार कनाल का एरिया था, वो एक एक कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ किया। उनको फिर हमने वो उस कम्युनिटी को उसका इंचार्ज बनाया और उसमें हमने उनके निगहबान रखे जिनको हम पे करते थे और वो कम्युनिटीज़ खुद चुनती थी। और वो ऑब्जेक्टिव था वो मतलब वेदर इट्स 40 करोड़ 40 करोड़ पौधे जो हैं वो भी, क्योंकि मैं आपसे इसलिए जानने में क्यूरियस हूं क्योंकि इस हवाले से जो महकमा जंगलात है उनके पास कोई इतनी बड़ी नर्सरी नहीं है कि जहां पर करोड़ों की तादाद के अंदर आपको पौधे मिल सके। ना पंजाब के अंदर है, ना KP के अंदर है, ना ही किसी और प्रोविंस के अंदर ये मौजूद होगी। तो 40 करोड़ पौधे लेकर उसको लगाना, ये प्रोक्योर कहां से किए? मेरा सवाल फिर वहीं पे स्टैंड करता है सर। नहीं, आई थिंक इसमें आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ मैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नर्सरीज़ के अंदर 30 करोड़ पौधे मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको लिस्ट ऑफ नर्सरी दे सकते हैं सारे, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 30 करोड़ पौधे मौजूद हैं और वो उनकी हमारे पास पूरी लिस्ट मौजूद है कि किस नर्सरी में कितने पौधे हैं और क्यूमुलेटिवली सर पंजाब के अंदर कितने पौधे इस वक्त मौजूद हैं? KP, AJK, GB सबको मिलाएं तो पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है सर। पंजाब के अंदर कितने पौधे हैं आपके पास? इसके हवाले से कोई फिगर है? ये मुझे एग्जैक्टली इसका पंजाब का फिगर नहीं पता, लेकिन मैं सर आपसे इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई है। 6 करोड़ पंजाब में है, इसमें मैक्सिमम जो है वो KP में है क्योंकि उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मलिक अमीन असलम साहब हमारी बात हुई है और ऑन रिकॉर्ड और स्टैट्स जो वो दे रहे हैं वो मेरा ख्याल हजारों के अंदर हैं, लाखों में भी नहीं है। आप करोड़ों का फिगर दे रहे हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोट करता है वो कहता है हमारे पास जो नर्सरी है, देखिए हमने कुछ कैलकुलेशन की है सर, अगर आप 1 अरब पौधे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 मुरब्बा की जमीन चाहिए, यानी 5000 एकड़ की लैंड चाहिए होगी, जिसके ऊपर वो भी 1 स्क्वायर फीट के अंदर तकरीबन 4 पौधे होंगे तो जाके 1 अरब पौधे बनते हैं सर। पंजाब के अंदर कोई इतनी बड़ी नर्सरी मौजूद नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी ऐसा लैंड नहीं है जिसके ऊपर इतनी बड़ी तादाद के अंदर नर्सरी पे ग्रो हो रहे हो। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टैट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए मैं बहुत क्यूरियस हूं, जैसे सुप्रीम कोर्ट क्यूरियस है ये जानने में कि ये पौधे आए कहां से है सर।
हाँ नहीं, मैं भी बहुत सीरियस हूँ आपको आंसर करने में, और मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये फैक्चुअल बात कर रहा हूँ कि 30 करोड़ पौधे इस वक्त पाकिस्तान में नर्सरीज़ के अंदर मौजूद हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रोग्राम के बाद आपको एक लिस्ट दे दूंगा कि किस नर्सरी में कहाँ पे कौन से प्रोविंस में कितने पौधे मौजूद हैं। वो पूरे हमारे पास उसका डाटा मौजूद है और वो ऑन ग्राउंड डाटा है, और इसको फिर हम वेरीफाई करवा रहे हैं फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। एक तो गवर्नमेंट खुद बताता है, प्रोविंस खुद बताता है अपना फैक्ट्स, डेटा देता है हमें, लेकिन उसको अब हमने एक कंसोर्शियम बनाया है 3 ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें WWF है, IUCN है और FAO है। तीनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वो कंसोर्शियम जाके ग्राउंड के ऊपर इस वक्त चेक कर रहा है कि जो डाटा हमें दिया जा रहा है वो वेरीफाइड है, ओके है। और इसी तरह हमने KP में भी किया था। KP में हमने WWF उस वक्त अकेला था, उन्होंने इसकी परफॉर्मेंस आपकी स्टेटेड पोजीशन है, आप कह रहे हैं कि केपी के अंदर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त केपी के अंदर सबसे बड़ी नर्सरी एग्जिस्ट करती है। ये बताया गया था कि कितना सर्वाइवल रेट है, कितने पौधे मौजूद हैं, कितनी नर्सरीज हैं और कितना सर्वाइव करती हैं वो। आप ये कह रहे हैं कि केपी के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी मौजूद है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि 40 क्वेश्चन जी सर, एक तो बात आपने ये की है कि केपी के अंदर सबसे बड़ी नर्सरी मौजूद है। आप ये बता दीजिएगा कि वहां पर आपकी स्टैट्स क्या कहती हैं कि कितने पौधे मौजूद हैं उस सबसे बड़ी नर्सरी के अंदर। नंबर 2 ये है कि 40 करोड़ पौधे, ये तो एक तो बात क्लियर हो गई हमारे व्यूअर्स के लिए भी, 1 अरब पौधे नहीं लगे हैं, 40 करोड़ पौधे लगे हैं। और 40 करोड़ पौधे लगाने के लिए कितने वॉलंटियर्स आपको दरकार होते हैं? कितने लोगों ने मिलकर ये पौधे लगाए वहां पर? तकरीबन 5 लाख लोगों को नौकरी मिली थी जब हमने 1 अरब दरख्त लगाए थे। उसके अंदर केपी के अंदर ये जो 5 लाख नौकरियां दी गई थी, ये नर्सरी ग्रोअर्स की थी, ये प्लांट प्रोटेक्टर्स की थी, ये फॉरेस्ट के निगहबान की थी। ये तमाम मिला के वहाँ पर 5 लाख लोगों को रोजगार मिला था। वो क्या आपको लगता है कि डेटा जब आप प्रेजेंट करेंगे जो आपके पास मौजूद है, इसके ऊपर ये रिपोर्ट निकाली थी कि पाकिस्तान को भी आप मुतमईन कर पाएंगे? 6.5% इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट ने आज जो नोटिस दिया है उसको वेलकम करते हैं हम, और इंशाल्लाह हमारा टोटली ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है। और मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ जो मीडिया को कई बार याद नहीं रहता। वो फैक्ट ये है कि केपी में जो प्रोजेक्ट हुआ था ये 22 अरब का इसका PC1 बना था, 1 अरब दरख्त लगाने का। जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो 14 अरब के अंदर ये ख़त्म हुआ था। आप मुझे कोई और प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख का ADB का बता दें जिसके अंदर प्रोजेक्ट जो है वो अंडर बजट ख़त्म हो गया हो। यहाँ पे तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट 1 अरब के स्टार्ट होते हैं और 6-6 अरब तक जाके उनकी ओवररन होते हैं बजट के। ये प्रोजेक्ट वो था जिसने 8 अरब रुपया वापस केपी को वापस किया। ये वो प्रोजेक्ट था जिसने 1 अरब की टारगेट लिया और 1 अरब 18 करोड़ दरख्त लगाए और उसको इंडिपेंडेंटली 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वेरीफाई करवाया। तो इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जवाब दे सकते हैं, और जो भी इसके फैक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह सारे पेश करेंगे। और आई एम श्योर कि जब वो ग्राउंड की एक्टिविटी देखेंगे, अब होता ही है कि अगर आपका डेरा इस्माइल खान में दरख्त लग रहा है या पेशावर से 100 किलोमीटर बाहर दरख्त लग रहा है तो लोग कहते हैं कि यार दरख्त कहाँ पे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुशीर वज़ीर आज़म बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लीगी रहनुमा इसहाक डार के बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को दिए गए इंटरव्यू का जिक्र करेंगे। उनकी हार्ड टॉक की बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर ख़जाना सीनियर लीगी रहनुमा इसहाक डार गुज़श्ता 3 साल से लंदन में मुकीम हैं और लंदन में मौजूदगी का जवाज़ वो अपनी ख़राबी सेहत और इलाज बताते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इलाज की गरज से वो लंदन में है, जबकि पाकिस्तानी अदालतें उन्हें इश्तिहारी और मफरूर करार दे चुकी हैं। अब लंदन में मुकीम इसहाक डार साहब की तरफ से बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को एक इंटरव्यू दिया गया है। BBC के मारूफ प्रोग्राम हार्ड टॉक के एंकर स्टीफन सेकर ने इसहाक डार साहब से तुंदो तेज सवालात किए हैं जिनके जवाबात इसहाक डार साहब ने दिए हैं। जो पहला सवाल स्टीफन सेकर की तरफ से इसहाक डार साहब से किया गया वो ये है कि आपको अदालतें इश्तिहारी करार दे चुकी हैं, आप इंतहाई मतलूब हैं, क्या इन्हीं इल्ज़ामात से बचने के लिए आप बरतानिया में मुकीम हैं और उनका सामना है? इसका जवाब इसहाक डार साहब की तरफ से किस माने में आया है और उन्होंने क्या जवाब दिया है, सबसे पहले उसकी जवाब की एक झलक आपके सामने रखता है। Why do you not go to Pakistan and make this case in a court of law? Well, the court of law, my lawyers were there. I'm here for medical treatment. I have a cervical issue. You've been here for what? Best part of 3 years on this medical issue. Almost, yes, I am. Are you still really suffering? Yes, I am. And you couldn't possibly get back to Pakistan? Well, let's see what's happening in Pakistan. Where are the human rights
what's happening in NAP custody, where people have dozens of people have been killed. साफी का सवाल और इसहाक डार साहब का जवाब आपने सुना है। स्टीफन सेकर की तरफ से मुतअद्दिद सवालात किए गए हैं। एक और सवाल जो स्टीफन सेकर की तरफ से दागा गया वो ये कि आपकी प्रॉपर्टीज़ कितनी है, क्योंकि पनामा पेपर्स का जिक्र आया, करप्शन के केसेस खुले, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर केसेस से मुताल्लिक भी बात हुई। इसहाक डार साहब ने कहा कि पनामा में मेरा तो नाम था ही नहीं। जब प्रॉपर्टीज़ कितनी है का जिक्र आया तो उनका कहना था कि मेरी एक प्रॉपर्टी है। बार बार बड़े इंक्विजिटिव मैनर के अंदर स्टीफन सेकर की तरफ से बार बार पूछा गया कि आपकी और आपकी फैमिली की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। बार बार पूछने पर इसहाक डार साहब ने क्या जवाब दिया, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। How many properties do you and your family own? It's all declared in my tax returns. Well, just give me the answer, because I don't know. How many properties do you and your family own? I have my main residence in Pakistan, which has been taken over by this regime. So I haven't got too many properties. But how many properties do you and your family own? My net worth is what has been reported. How many properties do you and your family own? One. अब प्रोग्राम हार्ड टॉक के मेजबान स्टीफन सेकर की तरफ से तकरीबन तमाम तरह के सवालात इसहाक डार साहब से किए गए हैं। उनकी अपनी सियासत से मुतालिक सवाल उठाए गए, उनके अपने असासाजात से मुतालिक सवालात किए गए हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतालिक सवालात किए गए हैं, उनके बेटों के असासाजात से मुतालिक सवाल हुए हैं। हार्ड टॉक जो प्रोग्राम है उसका फॉर्मेट ये है, उसमें तुंदो तेज सवालात किए जाते हैं। मारकैफ कुशादा दिली के साथ इसहाक डार साहब ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और तमाम तर सवालात के जवाबात देने की कोशिश की गई है। अब इसहाक डार साहब गुज़श्ता 3 साल से लंदन में हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी लंदन में हैं। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सलमान शहबाज साहब लंदन में हैं। अब ये वो तमाम तर शख्सियात हैं जो एब्सकॉन्डर हैं, जिनको अदालती जो है कहीं मफरूर और इश्तिहारी की कार्रवाई चल रही है, कहीं पर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत है वो भी एक क्लेम करती है कि जो करप्शन के चार्जेस हैं इनको वापस आना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन अब ये हुकूमत के ऊपर है, जब अदालतें इश्तिहारी करार दे चुकी हैं कि हुकूमत उनको कैसे वापस लेके आएगी, और फिर वो पैसे जिससे मुतालिक ऑपोजिशन के अंदर खुद हुकूमत ये क्लेम करती थी कि हम रिकवर कराएंगे जब हुकूमत में आएंगे, तो इस हवाले से हुकूमत के ऊपर भी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान है। हुकूमत पे आने से पहले मुराद सईद साहब जो अहम वजीर है हुकूमत के, वो क्या कहा करते थे, हुकूमत आएगी तो कितने पैसे पाकिस्तान में आएंगे, जरा उस शोरा आफाक क्लिप की कुछ झलक आपके सामने रखता है कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। ये मुराद सईद साहब की गुफ्तगू है, आपने सुनी है। अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कैसे आएंगे, इस हवाले से हुकूमती वज़रा बड़े पुरुमीद हैं। कुछ लोगों ने तो 14 जनवरी की तारीख भी दे रखी है, जो बिलाशुबा जिसकी जानिब अब जो है आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन वो कैसे आएंगे इसका जवाब शायद वज़रा के पास मौजूद नहीं है। क्या डेडलाइन दी जा रही है? यूँ लगता है कि जैसे ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, सियासी बयानात है जो दागे तो जाते हैं, लेकिन अगर वाकई कौम की लूटी हुई रकम इन अफराद के पास है तो फिर उसकी बरामद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त हुक्मरान जमात के पास है, जो क्लेम भी करती रही है और जिसका बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो करप्शन के खिलाफ तहरीक का है। अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से मुताल्लिक वज़रा क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बताएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। नवाज शरीफ साहब को 15 जनवरी से पहले वापस ले आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं, नहीं आते? क्या 14 जनवरी से पहले आ जाते हैं या 14 जनवरी तक आ जाएंगे? इस हवाले से आएंगे कैसे, हुकूमती वज़रा के पास भी इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। यूँ लगता है कि जैसे एक बयानिया है, एक नैरेटिव है जिसके पीछे हुकूमत छुपने की कोशिश कर रही है, और एक बयानिया वो है जो ऑपोजिशन का बयानिया है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का बयानिया है, जो विच हंटिंग का बयानिया है, जो वो ये कहते हैं कि नैब के ज़रिए से किया जा रहा है या किसी और इदारे को टूल के तौर पर ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। बारकैफ पीडीएम की मूवमेंट इस वक्त सड़कों पर आ चुकी है और ऑपोजिशन ये कहती है कि जनवरी तक हुकूमत इक़्तिदार में दिखाई नहीं दे रही है। होगा क्या? शायद ऑपोजिशन के पास भी इसकी कोई हिकमत अमली नहीं है कि हुकूमत घर जाएगी कैसे। एक और बहुत बड़ा सियासी बयानिया जो ऑपोजिशन के पास है कि हुकूमत चली जाएगी, लेकिन जाएगी कैसे, इसका भी कोई मौसर जवाब ऑपोजिशन के पास नहीं है। क्या कंक्लूजन निकलेगा, यकीनन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखना ये होगा कि वक्त का धारा किसका साथ देता है और आने वाले दिनों में क्या मियाँ साहब वापस आते हैं या फिर हुकूमत घर जाती है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि गैस का बहरान क्यों सर उठा रहा है और ठिठुरती सर्दी में आम आदमी क्या करेगा। ना सिर्फ आम आदमी का प्रॉब्लम है बल्कि सनती सारिफीन को भी मुश्किलात का सामना होने जा रहा है। इसके पीछे वजूहात क्या है? क्या हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है? इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कुदरती गैस के ज़खायर से मालामाल मुल्क इस वक्त शदीद गैस बहरान की जद में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस वक्त इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त कौम को खुशखबरी दी कि मुल्क से गैस के ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं, और अगर ऐसा होता है तो कौम 2 नफल शुक्राने के अदा करे। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब गैस के ज़खायर निकलने से मुताल्लिक कौम को क्या खुशखबरी सुना रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आपने सब ने आज 2 नफल जरूर मांगने हैं। कराची से आगे समुंदर में हम गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है, और हो सकता है कि वहाँ से इतना बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदाज़ों के मुताबिक कुदरती गैस के ज़खायर से मालामाल मुल्क के पास गैस इतनी ज़्यादा थी कि मुल्क गैस बरामद करेगा। हमें LNG दरामद नहीं करनी पड़ेगी, मुल्क की सनत का पहिया घूमेगा और हम बिजली सस्ती बनाकर सारिफीन को दे सकेंगे। मगर क्या हुआ कि मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तमाम तर आदाद व शुमार गलत साबित हुए। तमाम तर दावे और वादे, बल्कि यूँ कहिए कि एक यू टर्न लेते हुए दिखाई दिए। इमरान खान साहब ने इसके बाद अपने मौक़िफ़ को कैसे बदला और वो क्या कह रहे थे, ज़रा वो मौक़िफ़ भी आपके सामने रखता है। जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। मुल्क इस वक्त शदीद गैस बहरान की जद में है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि ऐसा मुल्क जो कुदरती गैस के ज़खायर की दौलत से माला माल हो, वह गैस बहरान क्यों सर उठा रहा है? मुल्क से गैस आखिर गई कहाँ पर है? ज़रा आदाद शुमार की रोशनी में पता लगाने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड मीटर एक इदारा है, उसके फराम करदा आदाद शुमार आपके सामने रखते हैं। कुदरती गैस से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी इदारे वर्ल्ड मीटर के फराम करदा आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 2017 तक कुदरती गैस के ज़खायर का मजमूई हजम 19 खरब मकाब फीट था, जो इसकी सालाना खपत से 12 गुना ज़्यादा बनते थे। गुज़श्ता साल जारी होने वाली एक बैनुल अक़वामी रिपोर्ट में पाकिस्तान की कुदरती गैस के ज़खायर का मजमूई हजम 14.2 खरब मकाब फीट बताया गया है। यानी कुदरती गैस के ज़खायर आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 14,54,000 मकाब फीट से ज़्यादा गैस ज़मीन से निकाली जाती है, जबकि 14,36,000 मकाब फीट इस्तेमाल हो जाती है। जितनी निकाली जाती है तकरीबन उतनी इस्तेमाल हो जाती है। पाकिस्तान में हर साल 5 से 7 लाख नए गैस सारिफीन का इजाफा हो रहा है, यानी ज़रूरत हर साल तेज़ी से बढ़ रही है। यानी अब डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है। इस हवाले से आदाद व शुमार ये बता रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई के अंदर एक गैप है जिसको कवर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से संगीन बहरान सर उठा रहा है। ना तो इस हवाले से नई पाइपलाइंस लगाई जा रही हैं और उल्टा गैस दरामद करनी पड़ रही है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत जिसने LNG इंपोर्ट करनी थी, उसने इंपोर्ट में भी ताख़ीर की है, जिसकी वजह से रवा सीज़न के अंदर बदतरीन बहरान है। कहा यह जा रहा था कि जो सनती सारिफीन है उनको गैस फराम नहीं की जाएगी और घरेलू सारिफीन को गैस दी जाएगी। इस वक्त घरेलू सारिफीन का क्या हाल है, जरा उनकी जुबानी उनका हाल आपको सुनवाते हैं कि क्या उन्हें गैस दस्तयाब, उनकी जुबानी सुनिए। फजर के वक्त थोड़ी बहुत गैस होती है और फिर लेकिन जैसे जैसे नाश्ते का टाइम होता जाता है गैस की वही लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, और बिल्कुल मामूली सी ऐसी कि जैसे मोमबत्ती, ना इस पर चाय बन सकती है और ना हम गीज़र ऑन कर सकते हैं, इवन हम इस पर पानी भी गर्म नहीं कर सकते, इतनी सख्त तरीन सर्दी हो रही है। बगैर गैस के तो बहुत ही मुश्किल है, लाइट के बगैर तो फिर गुजारा चल रहा था, लेकिन गैस के बगैर तो आई थिंक इम्पॉसिबल। हर साल का यही प्रॉब्लम है, जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ये गैस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इस साल ज़्यादा हो गया, बेसिकली इस साल बिल्कुल भी नहीं आ रही है गैस। प्रॉब्लम तो बहुत है। मैं सुबह उठती हूँ, ठंड भी शुरू हो गई है, दिल चाहता है कि चाय बनाऊँ, तो ऐसा लगता है कि अभी पानी रखूँगी तो शाम तक पी लूँगी। ये आम आदमी को लाहक मसाइल हैं, उनकी मुश्किलात हैं जिनका चर्चा हो रहा है, और आम आदमी मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से यही इस्तफसार कर रहा है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।